नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पिछले प्रश्नों को रिवाइज़ करेंगे। तो ये आपकी रिवीजन क्लास है और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर ग्रीक कला के रूप हैं वास्तुकला, मिट्टी के बर्तन, गहने, मूर्तिकला, चित्रकला, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। वास्तुकला, मिट्टी के बर्तन, गहने, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सभी क्या हैं? ग्रीक कला के ही रूप हैं। अगला प्रश्न, ग्रीक कला में किस कला का विकास सर्वप्रथम हुआ, यानी सबसे पहले हुआ? वास्तुकला, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, चित्रकला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 3, मिट्टी के बर्तन बनाना। ग्रीक कला में सबसे पहले किस कला का विकास हुआ? तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीक की मूर्तिकला की विशेषता क्या है? ग्रीक मूर्तिकला की विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, भावनापूर्ण, स्थिरता, चपटा, 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1, भावनापूर्ण। ग्रीक मूर्तिकला की विशेषता क्या है? तो मूर्तियों में यहाँ पर जो भावना है, यानी जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। तो ग्रीक मूर्तियाँ कैसी हैं? भावनापूर्ण। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनानी कला में किसे सौंदर्य दर्शन का परिणाम माना जाता है? यूनानी कला में किसे सौंदर्य दर्शन का परिणाम माना जाता है? अलौकिकता और श्रेष्ठ मानवीय भाव, पूर्ण सौंदर्य, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। यूनानी कला में किसे सौंदर्य दर्शन का परिणाम माना जाता है? तो अलौकिकता, श्रेष्ठ मानवीय भाव और पूर्ण सौंदर्य। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो ने किसे आनंद का मार्ग माना है? प्लेटो ने किसे आनंद का मार्ग माना है? ऑप्शन यहाँ पर, दृष्टि को, श्रवण को, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। प्लेटो ने आनंद का मार्ग माना है दृष्टि को और श्रवण दोनों को। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस महान यूनान दार्शनिक ने सौंदर्य शास्त्र के महत्व की भावना को साझा किया? प्लेटो, अरस्तु और लेबिन सथिज, 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4, 1 और 2 दोनों। प्लेटो और अरस्तु ये दोनों कौन हैं? यूनानी दार्शनिक हैं। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु ये दोनों यूनानी दार्शनिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, अरस्तु एवं प्लेटो ने किसे सौंदर्य शास्त्र का मौलिक आधार माना है? संगीत, कविता, वास्तुकला एवं नाटक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। संगीत, कविता, वास्तुकला एवं नाटक, इन सभी को अरस्तु और प्लेटो ने सौंदर्य शास्त्र का मौलिक आधार माना है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो थे दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक, 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, 1 और 2 दोनों। प्लेटो दार्शनिक भी थे। 1 सेकेंड, प्लेटो थे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ है, सही कर लीजिए। प्लेटो दार्शनिक थे और वैज्ञानिक थे, कवि नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लेटो के अनुसार कवि किसका अनुसरण करता है? अनुकरण का ही अनुकरण, संयम का अनुकरण, ज्ञान का अनुकरण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, अनुकरण का ही अनुकरण। प्लेटो के अनुसार कवि किसका अनुकरण करता है? तो अनुकरण का ही अनुकरण। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लेटो ने किसे एक साथ जोड़ा है? प्लेटो ने किसे एक साथ जोड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर, कला, काव्य, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। कला और काव्य, इन दोनों को एक साथ में जोड़ा है। किसने? प्लेटो ने। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार कला किसकी उपयोगी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार कला किसकी उपयोगी होनी चाहिए?
राष्ट्र हेतु, मानव जीवन हेतु, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 3, एक और दो, दोनों। राष्ट्र हेतु और मानव जीवन हेतु। कला कैसी होनी चाहिए? राष्ट्र हेतु उपयोगी होनी चाहिए और मानव जीवन हेतु उपयोगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लेटो के अनुसार कला के प्रमुख गुण हैं। प्लेटो के अनुसार कला के प्रमुख गुण हैं। ऑप्शन यहाँ पर, मानव जीवन का अनुकरण, दिव्यता की झलक, आनंद अनुभूति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। प्लेटो के अनुसार कला के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? मानव जीवन का अनुकरण, दिव्यता की झलक और आनंद अनुभूति। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लेटो ने किस आधार पर कला की निंदा एवं प्रशंसा की है? सत्य के, शिव के, सुंदरम के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, शिव के। ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लेटो ने किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना है? प्लेटो ने किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना है? ईश्वर को, आध्यात्म को, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, एक और दो, दोनों। ईश्वर को और आध्यात्म को, इन दोनों को प्लेटो ने सृष्टि का निर्माणकर्ता माना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किसे प्लेटो ने मात्र अनुकृति कहा है? निम्न में से किसे प्लेटो ने मात्र अनुकृति कहा है? चित्रकला को, काव्यकला को, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 3, एक और दो, दोनों। यानी चित्रकला और काव्यकला दोनों को प्लेटो ने क्या कहा है? अनुकृति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो की कला संबंधी विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकरण सिद्धांत, संयोजन सिद्धांत, परम सौंदर्य सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, अनुकरण सिद्धांत। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार प्रत्येक जाति या वर्ग का अपना प्रत्यय होता है? सुकरात, प्लेटो, रस्किन, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक जाति या वर्ग का अपना प्रत्यय होता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, यूनान में किस कला का विकास अधिक हुआ? चित्रकला, मूर्तिकला, आकृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, मूर्तिकला। यूनान में मूर्तिकला का विकास सबसे अधिक हुआ है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कवि होमर के काव्य की निंदा की है? निम्न में से किसने कवि होमर के काव्य की निंदा की है? अरस्तु, प्लेटो, रस्किन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, प्लेटो ने। कवि होमर के काव्य की निंदा किसने की है? प्लेटो ने। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्लेटो ने कितने प्रकार का आनंद माना है? प्लेटो ने कितने प्रकार का आनंद माना है? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 और ऑप्शन संख्या 2, 3 प्रकार का। प्लेटो ने आनंद 3 प्रकार का माना है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार आनंद के प्रकार हैं। इंद्रिय आनंद, बौद्धिक आनंद, आत्मिक आनंद, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। प्लेटो ने 3 प्रकार का आनंद माना है। कौन कौन सा? इंद्रिय आनंद, बौद्धिक आनंद और आत्मिक आनंद। अगला प्रश्न, प्लेटो ने कला के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, 3 प्रकार बताए हैं। प्लेटो ने कला के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार प्रथम कलाकार है ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, ईश्वर। प्लेटो के अनुसार प्रथम कलाकार कौन है? ईश्वर है। अगला प्रश्न, प्लेटो ने द्वितीय श्रेणी का कलाकार किसे माना है? बढ़ई, मोची, सोनार, लोहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, बढ़ई। फिर अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार तृतीय श्रेणी का कलाकार है काव्यकार, नाटककार, चित्रकार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, चित्रकार। देखिए यहाँ पर प्लेटो ने जो कलाकार है यहाँ पर पहला कलाकार माना है ईश्वर को, दूसरा कलाकार माना है बढ़ई को और तृतीय श्रेणी का कलाकार माना है चित्रकार को। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो ने किस कला को उत्तम माना है? प्लेटो के अनुसार कौन सी कला उत्तम है? संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला, नाट्यकला। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, संगीत कला। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्लेटो ने किस कला को उत्तम माना है या फिर उच्च माना है? तो संगीत कला। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, फ्रेडरस नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो, रस्किन, अरस्तु, हीगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 प्लेटो। फ्रेडरस किसकी पुस्तक है? प्लेटो की है। अगला प्रश्न, प्लेटो ने कितने प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है? प्लेटो ने कितने प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है? 4, 5, 6, 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 10। प्लेटो ने अपनी पुस्तक फ्रेडरस में 10 प्रकार के मनुष्यों का अंकन किया है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो के अनुसार तन की शिक्षा हेतु आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार तन की शिक्षा हेतु आवश्यक है व्यायाम, खेल, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। तन की शिक्षा यानी शरीर की शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यायाम और खेल दोनों। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो ने कला में किस सौंदर्य को महत्व दिया है? प्लेटो ने कला में किस सौंदर्य को महत्व दिया है? कलात्मक, रूपात्मक, चित्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 रूपात्मक। प्लेटो ने रूपात्मक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो के अनुसार ज्यामितीय रूपाकृतियाँ हैं त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के आधार पर कला के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 2। विषय वस्तु के आधार पर कला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वो अगले प्रश्न में देखिए। विषय वस्तु के आधार पर कला के भेद हैं उपयोगी कला, ललित कला, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। कला के 2 भेद हैं उपयोगी कला और ललित कला। फिर अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अनुकरण केवल बाह्य वस्तु का होता है? किसके अनुसार अनुकरण केवल बाह्य वस्तु का होता है? प्लेटो, रस्किन, हीगल, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4 अरस्तु। अरस्तु के अनुसार अनुकरण केवल बाह्य वस्तुओं का ही होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, ललित कला के अंतर्गत शामिल कलाएं चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, ये सब क्या हैं? ललित कलाएं हैं। और ललित कलाएं, उपयोगी कलाएं क्या होती हैं? तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और वीडियो ना मिले तो हमें टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, मैं सेंड कर दूंगी। अगला प्रश्न, विरेचन शब्द सर्वप्रथम किसके विचारों में दृष्टिगत होता है? विरेचन शब्द सर्वप्रथम किसके विचारों में दृष्टिगत होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो, रस्किन, अरस्तु, हीगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 अरस्तु। विरेचन शब्द सर्वप्रथम, विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार सौंदर्य किससे ऊपर की वस्तु है? आकांक्षा, वासना, उपयोगिता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य, आकांक्षा, वासना, उपयोगिता, इन सब से ऊपर की वस्तु है। फिर अगला प्रश्न, सभी कलाओं पर किस दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव है? ग्रीक, रोमन, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। सभी कलाओं पर किस दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव है? तो ग्रीक और रोमन दोनों विचारधाराओं का। अगला प्रश्न, यूनान में दार्शनिक जिज्ञासा का प्रादुर्भाव किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? यूनान में दार्शनिक जिज्ञासा का प्रादुर्भाव किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? 4वीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 छठी शताब्दी में यूनान में दार्शनिक जिज्ञासा का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन प्रथम यूनानी दार्शनिक थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन प्रथम यूनानी दार्शनिक थे यानी यूनान के पहले दार्शनिक? थेलीस, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 थेलीस। थेलीस ये यूनान के पहले दार्शनिक थे। बाकी यहाँ पर जो दिए हुए हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब यूनान के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके काल में ग्रीक दर्शन चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ग्रीक दर्शन चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ग्रीक यानी यूनानी दर्शन, ग्रीक को ही यूनान कहते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रीक, ग्रीस और यूनान सब एक ही हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। किसके काल में? तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सभी के काल में जो ग्रीक दर्शन है, यूनानी दर्शन है, इसका चरमोत्कर्ष होता है। अगला प्रश्न, प्लेटो से पूर्व दार्शनिकों को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो से पूर्व यानी पहले के दार्शनिक, प्लेटो से पहले के जो दार्शनिक थे उनको क्या कहा जाता था? सोफिस्ट, एथिस्ट, सफिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, सोफिस्ट। प्लेटो से पहले के जो दार्शनिक थे उनको क्या कहते थे? सोफिस्ट। फिर नेक्स्ट, किसका दार्शनिक तथ्य प्लेटो के लिए आधार बना? किसका दार्शनिक तथ्य प्लेटो के लिए आधार बना? अरस्तु, सुकरात, थेलीस, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, सुकरात। जो प्लेटो हैं ये सुकरात के ही शिष्य थे, या फिर प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे, और सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। फिर अगला प्रश्न, किन दार्शनिकों ने व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता पर बल दिया है? किन दार्शनिकों ने व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता पर बल दिया है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सभी ने जीवन की पवित्रता पर, व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता पर बल दिया है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसमें अनुकरण का सिद्धांत विद्यमान था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सुकरात, प्लेटो और डेमोक्रेट्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 2, प्लेटो ने। अनुकरण का सिद्धांत ये प्लेटो ने दिया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, विरेचन का सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? पाइथागोरियन, यूनानी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, यूनानी। विरेचन का सिद्धांत ये किसने दिया है? सुकरात ने, ये दिया है आपका अरस्तु ने। जो विरेचन का सिद्धांत है ये अरस्तु ने दिया है, और अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे। तो विरेचन का जो सिद्धांत है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? यूनानी संप्रदाय से। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाइथागोरस का जन्म यूनान के किस द्वीप पर हुआ था? पाइथागोरस का जन्म यूनान के किस द्वीप पर हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर एजियन, सामसी, इजिप्ट, समोस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1, एजियन। पाइथागोरस का जन्म यूनान के किस द्वीप पर हुआ था? एजियन द्वीप पर। फिर अगला प्रश्न है, पाइथागोरियन संप्रदाय का संस्थापक कौन था? प्लेटो, पाइथागोरस, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, पाइथागोरस। ये वही पाइथागोरस हैं जिनकी प्रमेय आप लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में। पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी होगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाइथागोरस ने किन क्षेत्रों में विचार प्रस्तुत किए? पाइथागोरस ने किन क्षेत्रों में विचार प्रस्तुत किए? गणित, संगीत शास्त्र, संगीत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। पाइथागोरस ने गणित और संगीत इन दोनों क्षेत्रों में अपने विचार दिए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दर्शन में एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया? निम्न में से किसने दर्शन में एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया? पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, हीगेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, पाइथागोरस, क्योंकि सुकरात, हीगेल, प्लेटो इन सबसे पहले के हैं पाइथागोरस, तो इसीलिए आपका पाइथागोरस ही सही होगा। फिर अगला प्रश्न, पाइथागोरस किसमें पूर्ण विश्वास रखते थे? पाइथागोरस किसमें पूर्ण विश्वास रखते थे? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आत्मा की अमरता, पूर्व जन्म, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। पाइथागोरस आत्मा की अमरता और पूर्व जन्म इनमें विश्वास रखते थे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को क्या कहा है? कॉस्मोस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, कॉस्मोस। पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को क्या कहा है? कॉस्मोस। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किसे पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, हीगेल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 2, सुकरात। पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सुकरात को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुकरात ने कला को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है?
2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1, 2। मतलब कितनी श्रेणियां हैं? तो 2 हैं और ऑप्शन आपका 1 है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुकरात के अनुसार कला के विभाजित वर्ग हैं उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। सुकरात ने कला को 2 भागों में बांटा है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्तिकार का पुत्र था? यानी ऐसा कौन सा यहाँ पर दार्शनिक दिया हुआ है जिसके पिता मूर्तिकार थे या फिर वो मूर्तिकार का पुत्र था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1, सुकरात। सुकरात ये मूर्तिकार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सुकरात ने किसे सौंदर्य का मापदंड माना है? सुकरात ने किसे सौंदर्य का मापदंड माना है? उपयोगिता को, संयोजन को, कला को, अभिव्यक्ति को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1, उपयोगिता को। फिर नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस, जर्मनी, जापान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, एथेंस। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए यहाँ पर ग्रीस भी दिया हुआ है, ग्रीस यानी कि यूनान। तो ये क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि यूनान में ही पड़ता है आपका एथेंस, तो एथेंस में जन्म हुआ था। अब जैसे कोई यूपी का है, ठीक है, ऑप्शन में यूपी दिया हुआ, एक तरफ दिया हुआ है भारत, तो भारत में ही यूपी आता है, लेकिन यूपी में जन्मा है तो आप यूपी को ही सही करेंगे। भारत तो ऐसे पूरा है, उसमें बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन राज्य कौन सा उसका है? यूपी। यूपी में जन्मा है तो वो सही किया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो में दर्शन की अवधारणा किसके कारण हुई थी? सुकरात, अरस्तु, हीगेल, थेलीस? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, सुकरात। सुकरात का ही शिष्य था प्लेटो। फिर नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो की ख्याति किन क्षेत्रों में थी? गणित, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। प्लेटो ये गणितज्ञ भी था, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सब में इसकी ख्याति थी। अगला प्रश्न, तत्व मीमांसा में किसकी खोज की जाती है? सत्ता, परम सत्ता, खगोल की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, परम सत्ता की। तत्व मीमांसा में परम सत्ता की खोज की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके अनुसार सत्य वह है जो नियम, शाश्वत तथा निरपेक्ष हो? किसके अनुसार सत्य वह है जो नियम, शाश्वत तथा निरपेक्ष हो? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जो नियम, शाश्वत और निरपेक्ष हो। फिर नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रिय किस जगत का ज्ञान कराती है? इंद्रिय किस जगत का ज्ञान कराती है? वस्तु जगत, विश्व जगत, संयोजित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1, वस्तु जगत। इंद्रिय किसका ज्ञान कराती है? वस्तु जगत का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो ने निम्न में से किसे एक माना है? सत्य, शिव, सुंदर, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। सत्य, शिव, सुंदर, इन सबको प्लेटो ने एक माना है। अगला प्रश्न, किसका ज्ञान प्रामाणिक माना गया है? सौंदर्य, प्रत्यय, प्रज्ञा, विशेष? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, सौंदर्य का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो ने सौंदर्य से किसका उद्गम माना है? शिवत्व, शुभ, प्रत्यय, विशेष? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, शिवत्व। ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने सौंदर्य से किसका उद्गम माना है? शिवत्व का। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका आपस में तादात्म्य है? सौंदर्य, उपयोगिता, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। सौंदर्य और उपयोगिता, इन दोनों का आपस में क्या है? तादात्म्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर अगला प्रश्न, प्लेटो के सौंदर्य संबंधी विचारों का प्रभाव किस पर पड़ता है? यूनानी, रोमन, जर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1, यूनानी। प्लेटो के सौंदर्य संबंधी विचारों का प्रभाव किस कला पर पड़ा? तो यूनानी कला पर पड़ा, क्योंकि प्लेटो कहाँ के थे? यूनान के थे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोरखपुर में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? गोरखपुर में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं?
ऑप्शन यहाँ पर हारमोनियम, ढोला, मृदंग, मंजीरा, नगड़, थाली, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 सभी। ये सभी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। हारमोनियम, ढोलक, मृदंग, मंजीरा, नगड़, थाली। अगला प्रश्न, गोरखपुर के प्रसिद्ध गायक हैं। गोरखपुर के कौन से प्रसिद्ध गायक हैं? गायक यानी कि सिंगर। ऑप्शन यहाँ पर बलेसर, मनोज तिवारी, मालिनी अवस्थी, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 सभी। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से किसका संगम गोरखपुर शहर में देखा जा सकता है? किसका संगम गोरखपुर शहर में देखा जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर परंपरा, संस्कृति, लोक कला, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। परंपरा, संस्कृति और लोक कला, इन सभी का जो मिश्रण है, संगम है, वो हमें गोरखपुर में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, किस शहर की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है? ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर, देवरिया, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए गोरखपुर। अगला प्रश्न, गोरखपुर की परंपराएं हैं कलात्मक, सांसारिक, प्राचीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए कलात्मक। किस प्रकार की हैं? कलात्मक हैं। अगला प्रश्न, गोरखपुर की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर परंपरागत नृत्य, लोक कलाएं, संगीत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गोरखपुर संस्कृति का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। गोरखपुर संस्कृति का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लोकगीत, लोक नृत्य, टेराकोटा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। लोकगीत और लोक नृत्य, टेराकोटा, इन सभी के लिए जाना जाता है गोरखपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी परंपरा कलात्मक है? लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, अन्य कलाएं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। लोक संगीत, लोक नृत्य और अन्य कलाएं, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी कला है वो कलात्मक तो होती ही है। कलात्मक तो होती ही है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर हाथ से बुने कपड़ों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1 गोरखपुर। अब हम लोग गोरखपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका गोरखपुर सही होगा। अगला प्रश्न, और यहाँ पर तो जान गए गोरखपुर सही होगा क्योंकि आज के प्रश्न गोरखपुर से ही संबंधित हैं, गोरखपुर की लोक कला से, लेकिन पेपर टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, गोरखपुर की टेराकोटा उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर का जो टेराकोटा उद्योग है वो किस लिए प्रसिद्ध है? शिल्प कला हेतु, उत्पाद हेतु, लोक कला हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए शिल्प कला हेतु, यानी कि मूर्ति निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रदर्शन गोरखपुर के लोग करते हैं? नृत्य, लोकगीत, 1 और 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। नृत्य और लोकगीत, इन दोनों के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगीत गोरखपुर में प्रसिद्ध है? कजरी, आल्हा, कहरवा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। कजरी, आल्हा, कहरवा और एक और है फाग, इन सभी के लिए गोरखपुर जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, फाग ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, गोरखपुर के लोग लोकगीतों का प्रदर्शन कब करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं त्योहारों पर, विभिन्न मौसमों में, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों, यानी विभिन्न त्योहारों पर भी करते हैं और विभिन्न मौसमों में, जैसे कि बरसात का मौसम आया तो अलग प्रकार के संगीत हैं और बसंत ऋतु आई तो अलग प्रकार के गीत हैं। तो इस प्रकार से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोरखपुर के प्रसिद्ध बिरहा गायक कौन थे? ऑप्शन है बलेसर, मनोज तिवारी, रवि किशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए बलेसर। बिरहा गायक गोरखपुर के कौन है? बलेसर। अगला प्रश्न, संस्कृत के प्रकांड विद्वान विद्यानिवास मिश्र कहाँ से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, आगरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए गोरखपुर। फिर नेक्स्ट,
प्रसिद्ध उर्दू कवि रघुपत सहाय फिराक कहाँ से संबंधित है? लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, जौनपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 गोरखपुर। अगला प्रश्न, गीता वाटिका में किसका भव्य मनमोहक मंदिर स्थित है? गीता वाटिका में किसका भव्य मनमोहक मंदिर स्थित है? ऑप्शन है राधा कृष्ण का, विष्णु का, शिव जी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1 राधा कृष्ण का। गीता वाटिका में कौन सा मंदिर है? राधा कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर में प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल कौन से हैं? गोरखपुर में प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल कौन से हैं? यानी टहलने वाले ऐसे स्थान जहाँ पर लोग टहलने जाते हैं, देखने जाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बौद्ध संग्रहालय, गोरखनाथ मंदिर, तारामंडल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। बौद्ध संग्रहालय, गोरखनाथ मंदिर, तारामंडल, ये सब कैसे स्थान हैं? पर्यटक स्थल हैं, यानी टहलने वाले, यहाँ पर लोग टहलने जाते हैं। अगला प्रश्न, गोरखपुर के किस क्षेत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? आनंदगढ़ गांव से, कोलार टीले से, बछोर टीले से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। आनंदगढ़ गांव के एक स्थान है, आनंदगढ़ गांव में एक स्थान पड़ता है कोलार या फिर बछोर टीला, तो यहीं से ये मूर्ति मिली है भगवान विष्णु की। इसीलिए आपका तीनों जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सही हैं। आनंदगढ़ गांव के कोलार टीले या फिर बछोर टीले से ये भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, गोरखपुर में कुषाण कालीन स्तूप के ऊपर किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? कुषाण कालीन स्तूप मतलब ये जो स्तूप है ये कुषाण काल का है, तो इसके ऊपर कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है शिव जी का, विष्णु जी का, श्री राम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 शिव जी का। इस पे कौन सा मंदिर है कुषाण कालीन स्तूप पे? तो शिव जी का मंदिर है। अगला प्रश्न, गोरखपुर की महिलाओं द्वारा किए गए प्रमुख कलात्मक कार्य कौन से हैं? बुनाई कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी, शिल्प सौंदर्य, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। गोरखपुर की जो महिलाएं हैं वो इस सभी प्रकार के कार्य करती हैं। फिर अगला प्रश्न है, गोरखपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन से हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, विष्णु मंदिर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। ये सभी कैसे स्थान हैं? दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर लोग टहलने जाते हैं, देखने जाते हैं। जैसे गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस और विष्णु मंदिर। गीता प्रेस यानी कि जहाँ पर पुस्तकें वगैरह छपती हैं, और गीता प्रेस में कौन सी पुस्तकें छपती हैं? तो धार्मिक पुस्तकें। अगला प्रश्न, गीता प्रेस की दीवारों पर किसकी चित्रकला प्रदर्शित है? श्री राम, श्री कृष्ण, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। गीता प्रेस की जो दीवारें हैं वहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण इन सभी से संबंधित चित्रकारी की गई है। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण का भव्य मनमोहक मंदिर अवस्थित है? गोरखपुर में, लखनऊ में, बस्ती में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 गोरखपुर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? सीतापुर, बदायूं, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 गोरखपुर। अब नाम ही दिया है कि गोरखनाथ मंदिर, तो ध्यान रखिएगा गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है? गोरखपुर में। फिर अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के पर्व पे कौन सा मेला गोरखपुर में आयोजित होता है? मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सा मेला गोरखपुर में आयोजित होता है? खिचड़ी मेला, लोक कहार मेला, रामायण मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 खिचड़ी मेला। मकर संक्रांति के दिन क्या होती है? खिचड़ी मनाई जाती है, तो गोरखपुर में खिचड़ी का मेला आयोजित होता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गोरखपुर के विष्णु मंदिर में किसका आयोजन दशहरा पर्व में किया जाता है? विष्णु मंदिर में किसका आयोजन दशहरा पर्व पे किया जाता है? ऑप्शन है रामायण मेला, रामलीला, कृष्ण लीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 रामलीला का। अगला प्रश्न है, गोरखपुर के किस क्षेत्र से खुदाई में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? ऑप्शन है गोला क्षेत्र, विनोद वन, पिपराइच, कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 गोला क्षेत्र। गोला क्षेत्र से किसकी मूर्ति मिली है? भगवान विष्णु की। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस स्थान से 2000 वर्ष पुराना कुषाणकालीन स्तूप मिला है? 2000 वर्ष पुराना कुषाणकालीन स्तूप कहाँ से मिला है? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1 गोरखपुर। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किन संतों की साधना स्थली गोरखपुर रही है? कौन से संतों की साधना स्थली गोरखपुर में रही है? ऑप्शन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी, यानी सभी धर्मों से संबंधित जो संत थे उनकी साधना स्थली गोरखपुर में रही है। अगला प्रश्न, गोरखपुर का प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? गोरखनाथ मंदिर ये किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए नाथ संप्रदाय। अब नाम में ही दिया है गोरखनाथ, तो कौन सा संप्रदाय हुआ? नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न, धार्मिक ग्रंथों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान कहाँ पर है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन है गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गोलघर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 गीता प्रेस। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख संस्थान है, वो कौन सा है? गीता प्रेस। अगर आपके यहाँ गीता की पुस्तक है तो देखिएगा उसके पीछे लिखा होगा गोरखपुर गीता प्रेस। अगला प्रश्न, गोरखपुर शहर नाम किसके नाम पर पड़ा? मतलब गोरखपुर का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, अवैधनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखपुर में किन नदियों का संगम है? राप्ती, रोहिणी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम कहाँ पर है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कब स्थापित किया गया? राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में कब स्थापित किया गया? 1984 से 85 ईस्वी, 1986 से 87 ईस्वी, 1987 से 88 ईस्वी, 1988 से 89 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 1986 से 87 ईस्वी। अगला प्रश्न, गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय में कौन सी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं? प्रस्तर मूर्तियाँ यानी पत्थर की मूर्तियाँ, सिक्के, पांडुलिपियाँ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें गोरखपुर के बौद्ध संग्रहालय में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रस्तर मूर्तियाँ गोरखपुर संग्रहालय में संरक्षित हैं? अष्टभुजी, विष्णु, गणेश, बुद्ध, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, गोरखपुर किन मूल्यों के लिए जाना जाता है? सांस्कृतिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। सांस्कृतिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, इन सभी मूल्यों के लिए कौन जाना जाता है? गोरखपुर। अगला प्रश्न, गोरखपुर में असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं संगीत, नृत्य, उत्सव, संप्रदाय, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। विभिन्न प्रकार के संगीत, नृत्य, उत्सव और अलग अलग प्रकार के संप्रदाय कहाँ पर पाए जाते हैं? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गोरखपुर के प्रसिद्ध लेखक हैं? प्रेमचंद्र, विद्यानिवास मिश्र, जाफर गोरखपुरी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। प्रेमचंद ये जो हैं आपके, इनका जन्म गोरखपुर में नहीं हुआ था, लेकिन ये गोरखपुर से संबंधित है। ठीक है, तो जो भी लेखक आपको बताए जा रहे हैं ये ना समझिए कि इनका जन्म वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर रहते थे, तो ऐसा नहीं है, गोरखपुर से संबंधित रहे हैं। ठीक है, जैसे 2-4 रचनाएं वहाँ पर कर दी इस तरीके से, तो वहाँ से कनेक्टेड रहे हैं, संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न, गोरखपुर में हथकरघा से किसका उत्पादन किया जाता है? चादर, पर्दा, टेबल क्लॉथ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। हथकरघा उद्योग जो हाथों से किए जाते हैं। अगला प्रश्न, यानी कि यहाँ पर जो चादर, पर्दा और टेबल क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है? हाथों से, मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? हथकरघा उत्पादन। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गोरखपुर ने दशकों से संरक्षित रखा है? मतलब काफ़ी पुराने टाइम से संरक्षित रखा गया है। ऑप्शन ए कला, परंपरा, संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी।
कला, परंपरा, संस्कृति, इन सभी को बहुत पुराने टाइम से गोरखपुर के लोगों ने संरक्षित रखा हुआ है। अगला प्रश्न, गोरखपुर की परंपरा का लोकप्रिय हिस्सा माना जाता है लोकगीत, लोक नृत्य, गाथा गीत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। गोरखपुर के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बारहमासी, आल्हा, कवि से दिमाग, उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न, होली में गोरखपुर में कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी, बिरहा, फाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 फाग। फाग कब गाया जाता है? होली के टाइम पे। अगला प्रश्न, गोरखपुर में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार हैं खिचड़ी मेला, दीपावली, होली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 खिचड़ी मेला, भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न, गोरखपुर की कला एवं संस्कृति है विशाल, विविध, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 एक और दो, दोनों। विशाल भी है और विविध भी है, यानी यहाँ पर देखिए अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ की जो संस्कृति है वो विविध भी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? टेराकोटा, शीलियम, सारंग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए टेराकोटा। मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको क्या कहते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? गणित, विज्ञान, कला, दर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 कला। टेराकोटा क्या है? कला है, क्योंकि बर्तनों का निर्माण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, टेराकोटा किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, रंगाई, नृत्य गायन, मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 मूर्तिकला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेराकोटा किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्तिकला के लिए। अगला प्रश्न, टेराकोटा की मूर्तियों को किस विधि से बनाया जाता है? पीचिंग, टीचिंग, ट्रेसिंग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 पीचिंग। टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं उन्हें पीचिंग विधि से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, कहाँ की टेराकोटा मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? गुजरात, कालीबंगा, गोरखपुर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 गोरखपुर। कहाँ की टेराकोटा मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? तो गोरखपुर की। फिर नेक्स्ट प्रश्न, टेराकोटा की मूर्तियों में किसकी आकृति होती है? खिलौनों की, पशुओं की मूर्तियां, गाड़ियां, पहिए, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। टेराकोटा की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनमें खिलौने, पशुओं की मूर्तियां, गाड़ियां, पहिए, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, टेराकोटा की मूर्तियां किस रंग की होती हैं? गुलाबी, लाल, हरी, काली। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 लाल। अब देखिए, जो मिट्टी है उसी को पकाकर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो जब मिट्टी को पकाते हैं, जैसे आप लोगों ने ईंटें तो सभी ने देखी होंगी, ईंटों को जब पकाते हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो उसी प्रकार से ये मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, जब इन्हें पकाते हैं तो ये लाल रंग की हो जाती हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है, टेराकोटा की मूर्तियां किस रंग की होती हैं? लाल रंग की। बिल्कुल भी रटना नहीं है, चीज़ों को समझिए। अगला प्रश्न, टेराकोटा की मूर्तियां हैं मानव सभ्यता की शिल्पकारी, देव सभ्यता की शिल्पकारी, दानव सभ्यता की शिल्पकारी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए मानव सभ्यता की शिल्पकारी। ठीक है, ये मूर्तियां कौन बनाता है? तो मानव निर्मित मूर्तियां हैं, मानव सभ्यता की शिल्पकारी है। अगला प्रश्न, कुम्हारी कला विद्यमान थी सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, एक और दो, दोनों, पश्चिमी सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 एक और दो, दोनों। जो कुम्हारी कला है, यानी कुम्हार के तरीके से जो बर्तन बनाए जाते हैं चाक पे, मतलब कुम्हार चाक पे बर्तन बनाता है, तो उसी प्रकार से जो बर्तन बनाने की कला है ये कहाँ पर विद्यमान थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर है मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से आपके दोनों विकल्प सही हुए, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट प्रश्न, शिल्पकारों को किससे सम्मान मिलता है? प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी से सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन तालाबों में टेराकोटा मूर्ति पाई जाती है? टेराकोटा मूर्ति, अब सभी तालाब एक जैसे नहीं होते हैं कि किसी भी तालाब से जाइए और मिट्टी निकाल लीजिए, टेराकोटा मूर्ति का निर्माण कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो वो मिट्टी होती है वो अलग प्रकार की होती है, जिससे टेराकोटा मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी है वो कौन कौन से तालाबों में मिलती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, औरंगाबाद,
और भरबलिया, बूढ़ाडीह उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। औरंगाबाद, भरबलिया और बूढ़ाडीह यहाँ के तालाबों में जो टेराकोटा वाली मिट्टी है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी में चमकीला रंग दिखाई देता है? टेराकोटा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए टेराकोटा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नाम से टेराकोटा मिट्टी जानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं काबिस, जलीय, सुरखा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 काबिस। टेराकोटा की मिट्टी जो है उसे काबिस कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, काबिस मिट्टी किस महीने में प्राप्त की जाती है? मई, जून, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। मतलब मई जून के महीने में जो टेराकोटा वाली मिट्टी है काबिस, उसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न, टेराकोटा किस भाषा का शब्द है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटालियन, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इटालियन। टेराकोटा किस भाषा का शब्द है? इटालियन भाषा का है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को पकाकर टेराकोटा शिल्प तैयार किया जाता है? गीली मिट्टी, काली मिट्टी, सूखी मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 गीली मिट्टी। गीली मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उसके बाद में बर्तन, खिलौने, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बाद में फिर उसे पकाते हैं, उसी को कहते हैं टेराकोटा शिल्प। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा टेराकोटा आरंभिक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा टेराकोटा का आरंभिक उदाहरण है? मृदभांड, मृणफलक, मृत्यु मूर्तियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न, टेराकोटा कला का प्रचलन किस सदी में था? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 7वीं शती। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ पर टेराकोटा का प्रचलन था? प्राचीन यूनान, रोम, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। टेराकोटा का प्रचलन कहाँ पर था? प्राचीन यूनान और रोम में। और कब था? तो 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, भारत में किस काल में टेराकोटा कला का क्रमबद्ध विकास दिखाई देता है? भारत में किस काल में टेराकोटा कला का क्रमबद्ध विकास दिखाई देता है? मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता में, उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। मध्य पाषाण काल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें हड़प्पा और नवपाषाण काल दोनों सही हैं, तो इसलिए आप लोग सही करेंगे उपरोक्त सही को ही। अगला प्रश्न, निम्न में से किन स्थानों पर टेराकोटा कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, भीतरगांव, कानपुर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों पर टेराकोटा कला का एक अच्छा उदाहरण, उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मृण्मय कला का विशद उल्लेख किसमें किया गया है? मृण्मय कला यानी वही टेराकोटा। टेराकोटा से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन्हें मृण मूर्तियां भी कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। मृण यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा, मृण्मय कला, ये सभी क्या है? टेराकोटा की ही अलग अलग नाम है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वेदों में, वांग्मय में, पुराणों में, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी का, मतलब सभी में जो मृण्मय कला है टेराकोटा का, उसका उल्लेख वेदों में, वांग्मय में, पुराणों में, सभी में किया गया है। अगला प्रश्न, टेराकोटा शिल्प के विश्व प्रसिद्ध उदाहरण किस चीनी सम्राट के हैं? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर क्वीन शी और शी क्यांग, हेन सांग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए क्वीन शी। ध्यान रखिएगा, टेराकोटा शिल्प के विश्व प्रसिद्ध उदाहरण किस चीनी सम्राट के हैं? तो क्वीन शी के। अगला प्रश्न दिया गया है, टेराकोटा में कौन सी क्रॉकरी बनाई जाती है? प्लेट, गुलदस्ता, ग्लास, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लेट, गुलदस्ता, ग्लास, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, ये सभी चीज़ें टेराकोटा विधि से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये टेराकोटा मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख स्थान है, वो आपको आगे बताया जाएगा। अगला प्रश्न,
पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर टेराकोटा मंदिर स्थित है? वीरभानपुर, विष्णुपुर, दार्जिलिंग, कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 विष्णुपुर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा स्थान है? तो विष्णुपुर, और यहीं के जो मंदिर हैं टेराकोटा मंदिर वो विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा टेराकोटा का पर्यायवाची शब्द है? मृण मूर्ति, पकी मूर्ति, टेराकोटा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। मृण मूर्ति, मृण माने की मिट्टी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो मृण मूर्ति, पकी मिट्टी, अब मिट्टी को पकाकर ही जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसी को कहते हैं टेराकोटा शिल्प। तो मृण मूर्ति, पकी मिट्टी, और यहाँ पर तो टेराकोटा ही दिया है, तो सभी क्या हैं? टेराकोटा के ही पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न, गुरु गोरखनाथ किस तपस्वी संत के शिष्य थे? यानी गोरखनाथ के गुरु कौन थे? महेंद्रनाथ, नागेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, रामेंद्रनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का चीनी शिल्प है? विशेष प्रकार का चीनी शिल्प है। काली मिट्टी शिल्प, श्वेत संगमरमर, टेराकोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 टेराकोटा। फिर अगला प्रश्न, टेराकोटा का उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन निर्माण में, ईंटों में, सतही सजावट में, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। इन सभी में टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, टेराकोटा किस गांव की मिट्टी से बना मूर्ति शिल्प है? टेराकोटा किस गांव की मिट्टी से बना मूर्ति शिल्प है? औरंगाबाद, फतेहाबाद, साबाबाद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए औरंगाबाद। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ पर टेराकोटा वाली मूर्ति मिलती है, तो आपका औरंगाबाद ऑप्शन में इसमें दिया है, तो ये सही होगा। बाकी 2 मैंने आप लोगों को और बताए थे, तो वो जाकर सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शिल्प की विश्व बाजार में भारी मांग है? किस शिल्प की विश्व बाजार में भारी मांग है? टेराकोटा, जीराकोटा, कारन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 टेराकोटा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी टेराकोटा निर्मित प्रमुख मूर्तियां हैं? श्री गणेश, हाथी घोड़े, अन्य मूर्तियां, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। गणेश, हाथी घोड़ा और अन्य भी किसी भी प्रकार की मूर्तियां हो सकती हैं, सबका निर्माण टेराकोटा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।